वेलकम टू स्पोर्ट डिस्कशन। तो जैसा कि गाइस आप लोग जानते हैं कि आजकल जो माइक हैसन की वो जो उन्होंने पॉडकास्ट दिया वो बड़ा वायरल हुआ हुआ बासित और अली उन्होंने को। बासित भाई को जो उन्होंने पॉडकास्ट दिया बड़ा वायरल हुआ हुआ और किस टॉपिक पे उन्होंने बात की है T20 का क्या फ्यूचर है पाकिस्तानी टीम का और जो प्लेयर पाकिस्तानी टीम से निकाले गए हैं जिनको अभी फिलहाल आप कह लें कि रेस्ट किया है या ड्रॉप किया गया है उनका आगे फ्यूचर क्या है। उनसे भी माइक हसन ने दोबारा मुलाकात की और उन्होंने मतलब एक लिस्ट भी बनाई है 22-24 प्लेयर्स की ऐसे ही है। कि जो T20 में आगे जिनके ऊपर उनकी नजर है। तो इस चीज के ऊपर आज बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि बाबर और रिजवान जिनको T20 से ड्रॉप किया गया उनको जो माइक हसन ने उनके साथ मुलाकात किया उनके साथ आपने देखा होगा उनकी वीडियोस भी वायरल हुई हैं प्रैक्टिस करते हुए उन्हें और गाइड आज 6 करते जून हुए। है और आज की ही है। हाँ और आज 6 जून तो खैर बड़ी दुखी डेट है मेरे अकॉर्डिंग। लास्ट ईयर की हाँ 2024 का जो आप वर्ल्ड कप हारे थे अमेरिका से 24 का यूएसए से आप हारे थे आज के दिन ही। तो अगर बड़ा बैड दिन था। क्या कहते हैं किसी ने क्या कहते हैं एक्सेप्ट नहीं किया था कि पाकिस्तान नहीं कर रहा था कि यार यूएसए से हारेंगे और यूएसए ने इससे पहले चैलेंज दिया था कि हम पाकिस्तान को हराएंगे जो उनका बॉलर था। तो खैर इसी बारे में जो है वो माइक हसन ने बाबर आजम को आज जो है पावर हिटिंग के बारे में बता रहे थे बिलाल भाई के पावर हिटिंग कैसे करनी है। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं जिन्होंने आज जो यूट्यूबर्स हो गए हमारे या जिन्होंने वीडियो देखी तो हर किसी के माइंड में यही आ रहा था कि यार लगता है माइक हसन जो है बाबर आजम को बैक लेके आएंगे। वो समझ रहे थे कि आने वाले जो बांग्लादेश के खिलाफ या वेस्ट इंडीज के खिलाफ जो सीरीज है शायद बाबर इन एक्शन नजर आएंगे लेकिन ऐसा अभी कुछ भी नहीं है। तो जैसे कि आपको बताया गया कि माइक हसन ने अपने पुराने लड़कों को भी बुलाया 22 खिलाड़ियों को बुलाया सबसे मीटिंग की सबसे अलग अलग ग्रुप में बात की बिलाल भाई उन्होंने हर यानी कि नए और पुराने सारों को एक ही कंबाइन उन्होंने उसमें बुलाया और सबसे बारी बारी मीटिंग किया जिसमें बाबर भी थे और अब्दुल्ला शफीक भी थे। हालांकि काफी अर्से से अब्दुल्ला शफीक इससे बाहर है। इमामुल हक से भी उन्होंने मुलाकात की। तो खैर जो अगर आप लोग ये समझ रहे हैं कि बाबर और रिजवान वापस आ रहे हैं तो ऐसा अभी फिलहाल कोई नहीं है। अभी तो अभी जैसे कि आपको मैंने बताया कि अभी जो है माइक हसन वो बाबर पे अभी थोड़ा सा ना वो कर रहे हैं वर्किंग कर रहे हैं कि इसको पावर हिटिंग क्योंकि अब आपको भी पता है कि मॉडर्न क्रिकेट शुरू होगी हुई है। तो मॉडर्न क्रिकेट में जो है ना बंदे को अपने आप को अपग्रेड करना चाहिए। हाँ ठीक है आज से 2-3 साल पहले जो है बाबर जब ये रिजवान खेल रहे थे तब की बात और थी। 2021 का वर्ल्ड कप जैसे आप लोगों ने देखा ऐसे ही है तब की बात और थी। जाहिर सी बात है कि डे बाय डे जो है क्रिकेट अब मॉडर्न होती जा रही है। मॉडर्न नहीं मतलब मैं कहता हूं एडवांस होती जा रही है। पहले एक 50-50 ओवर के मैच होते थे बिलाल भाई। ओडीआई में जो है 250 स्कोर पहले हुआ करता था तो बहुत ज्यादा स्कोर होता था कि यार ये एक विनिंग और अब 400 भी चेंज हो जाता है। ऐसा ही है। तो अब 400 तो 50 ओवरों की अलग बात करें कि अब तो T20 आप देखेंगे T20 इतना एडवांस हो गया जब एबीडी विलियर्स ने जैसे शोर वो लेके मैक्सवेल हो गए ये देखिए ना इन्होंने इतना एडवांस कर दिया T20 को भी कि 200 250 300 जो है वो T20 में अब स्कोर होने लग पड़ा है। 250 प्लस तो जाना शुरू हो गया है। तो उस हिसाब से जो है बाबर को जो है ना अपने आप को मैं कहता हूं कि बड़ा ही स्ट्रॉन्ग मैं कहता हूं दरवाजे तोड़ के आना चाहिए। जैसे साहिबजादा फरहान जो है उन्होंने दरवाजे तोड़े हैं डोमेस्टिक में। बाबर ने अभी तक ये पैच देखा ही नहीं था जिस तरह का बाबर के ऊपर अभी बैड पैच आया। देखिए आया ही नहीं है। बाबर 10 सालों में जब 2016 में जब आए थे वेस्ट इंडीज के खिलाफ इन्होंने 3 सेंचुरी की थी तो बाबर का वहां से नाम बहुत ज्यादा उठा था कि यार हाँ ये बाबर 3 सेंचुरियां की थी। तो ये चीज है। तो फिर उसके बाद जो है बाबर कंटिन्यूसली जो है परफॉर्मेंस देते आ रहे थे। फिर उसके अब जो है देखिए बिलाल भाई सवाल तो आता ही आता है। यार देखिए अगर आप बॉलर हैं चाहे आप बैट्समैन हैं आपके ऊपर एक बैड पैच आता ही आता है। जैसे शाहीन पे आया हुआ है और मैं कहता हूं शाहीन ने तो मेरे ख्याल से काफी पीएसएल में भी देखा जाए तो काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। मगर बात ये है ना कि कमबैक जो जिनके जो नोटिस होता है जो कमबैक को आप देखते हैं वो होता है या तो डोमेस्टिक में या फिर आप कह लें कि किसी छोटी टीम के अगेंस्ट अगर कोई परफॉर्मेंस देते हैं तो फिर उसको कंसीडर किया जाता है। ऐसे ही है। तो खैर पाकिस्तान को तो इस टाइम ओवरऑल हिसारों पे बैड पैच चल रहा है। लेकिन मैं एक बात कर दूं कि माइक हसन ने क्लियर कट बात की है कि उन्होंने कहा जी आप पहले जाएं अपना डोमेस्टिक खेलें डोमेस्टिक के बाद आप शाहीन खेलें टीम ए के में खेलें जो है वहां से आपको फिर भी जो है उसकी परफॉर्मेंस के बिहाफ उसके अलावा मजर उन्होंने ये नहीं कि आपको मैं डायरेक्ट अब काफी सारे बिलाल भाई ये भी बात करते हैं कि बाबर जो है पीआर पे आ जाएंगे। रिजवान का शायद पता कट गया है तो बाबर पीआर पे अब इस बार जो है माइक हसन यहाँ देखना चाह रहे हैं कि भाई अपनी परफॉर्मेंस पे आए। और मजे की बात मैं आपको बिलाल भाई ये भी एक करता जाऊं कि अभी मुझे जो है फखर जमान के भी चांसेस जो है वो आगे इतने खास नजर नहीं आ रहे। इसके अलावा मजर भाई माइक हसन ने क्लियर कट 2 चीजें बाबर आजम को बताई हैं।
तो उन्होंने कहा एक तो आपने अपने आप माइंड सेट और अपना एटीट्यूड इसको बेहतर बनाना है, आपने इसको चेंज करना है, क्योंकि अब मॉडर्न डे क्रिकेट है, आपने अपने आप को मॉडर्न डे क्रिकेट के हिसाब से ही एडजस्ट करना है। जाहिर सी बात है, जहाँ चौके छक्के की जरूरत हो तो हमें बाबर से एक्सेप्ट करना चाहिए कि यार नहीं बाबर यहाँ कर सकता है, ऐसे ही है। तो ये चीज है, तो अपने आप को पूरा चेंज करना है। दूसरी बात उन्होंने कहा अगर आपने अपने आप को चेंज कर लिया, आपने मॉडर्न डे क्रिकेट को अडॉप्ट कर लिया, उसके बाद जो फिलहाल प्लेयर पाकिस्तान की T20 टीम में खेल रहे हैं, जिन्होंने अभी परफॉर्मेंसेस दी हैं बांग्लादेश के अगेंस्ट, उनसे बेहतर भी अपने आप को साबित करना है। बिल्कुल, तो उनसे बेहतर अपने आप को साबित करेंगे तो टीम में जगह बनेगी। खैर बांग्लादेश तो इतनी बड़ी वो टीम नहीं थी जिस तरह हमारे यहाँ खुशियां मनाई जा रही हैं, तो हमारे मोहम्मद हफीज हो गया, बात आपकी बात ठीक है, मैं समझ गया हूँ आपकी बात, लेकिन जिस तरह मोहम्मद हफीज हो गए, यूनुस खान हो गए, काफी बड़े खिलाड़ियों ने भी यही बात की है कि ये कोई हमने इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड से सीरीज नहीं जीती जितनी हम खुशियां मना रहे हैं कि हमारे जो प्लेयर जो है वो कमबैक कर चुके हैं। लेकिन मगर भी बात यह है कि जैसे अभी रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया में भी जीत के आए थे रिजवान की कैप्टनसी में, जब वो था ओडीआई था T20 में साउथ अफ्रीका से जीत के आए सलमान की कैप्टनसी में। फिर उसके अलावा देखें बांग्लादेश की सीरीज हम मानते हैं इतनी बड़ी कोई बांग्लादेश टीम नहीं है, लेकिन जब आपकी टीम डाउनफॉल की तरफ हो ना, जब आपकी टीम यूएसए से हारी हो, जिम्बाब्वे से हारी हो, तो फिर आपके लिए बांग्लादेश बड़ी टीम ही है। नहीं अभी तो नहीं मुझे लग रहा था, क्योंकि जितने भी खिलाड़ी थे वो सारे मैच्योर खिलाड़ी थे, कोई इनफॉर्म थे, PSL हुई पड़ी थी, तो ये चीज थी। लेकिन खैर फखर जमान के लिए भी मैं बात कर रहा था कि फखर जमान के भी चांसेस मुझे कम लग रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेश में आपने देखा होगा पहले मैच में उनकी कोई इतनी खास परफॉर्मेंस नजर नहीं आई, तो हमारा साहिबजादा फरहान को खिलाया गया, तो फखर जमान 2 मैचों में वो भी बाहर रहे हैं, तो ये चीज है। मुझे लग रहा है कि माइक हैसन भी अभी जो है ना उनको इतना वो खुशी का इजहार नहीं कर रहे, फखर जमान पे कॉन्फिडेंट नहीं है इतने। तो ये चीज है वो साहिबजादा फरहान को जो आगे लेके आएंगे जहां तक, क्योंकि साहिबजादा फरहान ने परफॉर्मेंस भी दी है। उसके अलावा दोनों इस्लामाबाद यूनाइटेड के हैं और एक दूसरे के साथ उनकी बॉन्ड ज्यादा है, और पता है माइक हैसन को कि यार साहिबजादा फरहान किस टाइप का प्लेयर है और उसको मैंने किस तरह से यूटिलाइज करना है, ऐसे इसको बेहतर समझते हैं। खैर अब तो बिलाल भाई ये पर्ची सिस्टम तो नहीं चलेगा कि इस्लामाबाद के जो भी है वो परफॉर्मेंस माइक हैसन ने पहली बात कर दी कि मैं परफॉर्मेंस देखूंगा, तो ये चीज है। फिर उसके अलावा जो है नसीम शाह का भी बैट पैच चल रहा है, नसीम शाह भी देख लेंगे, हारिस का भी हारिस का भी, लेकिन हारिस तो फिर भी खेल रहे हैं। नसीम शाह तीनों के तीनों मैच जो है वो बैठ के उन्होंने देखे हैं, इनका जो है वो कह ले कि इनको माइक हैसन ने वो एक होता है कि वो रेस्ट कराया हुआ है, ड्रॉप नहीं किया लेकिन रेस्ट करवाया। हाँ ये है कि कॉन्फिडेंस होता है कि यार नहीं यार इस बॉलर को मैं खिलाऊं। तो खैर यार जो है जैसे बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन बैठे हुए हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। मेन प्लेयर आपकी टीम के तीनों बैकबोन्स जो थी समझी जाती थी किसी जमाने में, भाई किसी जमाने में छोड़ दे, अभी आप देखे अब हमने जो है मॉडर्न क्रिकेट देखनी है, तो माइक हैसन को हमने अगर लाया तो वो उन्होंने भी सिग्नेचर जो किया उन्होंने कहा कुछ शायद मेरी भी होंगी, तो इसी तरह जो है कहने की बात यह है कि देखिए जी बैट पैच जो है वो बाबर ये पहली दफा पाकिस्तान पे नहीं आया, हमारा बहुत बड़ा खिलाड़ी है शोएब अख्तर, उनको भी बिठाया गया, शाहिद अफरीदी पे आया, यूनुस खान पे आया, जैसे अब्दुल रज़ाक है, शोएब मलिक है, हर प्लेयर पे आया हुआ है, सब सचिन और कोहली पे भी आया। ऐसी हर प्लेयर जो है वो कहते बैट पैच आते हैं, यार कौन सा खिलाड़ी नहीं है जो देखिए सदाबहार नहीं बंदा रहता कहता कि यार ये मैं ही रहूंगा, यार मैं किंग रहूंगा। लेकिन मगर बड़ा खिलाड़ी वो है ना कि जो तगड़ा कमबैक करता है, जैसे अब मोहम्मद यूनुस ने कमबैक किया, शोएब अख्तर ने कमबैक, और ये नहीं कि जब इनको ड्रॉप किया गया टीम से इन्होंने बदतमीजी की या मैनेजमेंट के साथ ये फाइटिंग फुटिंग करके कमबैक नहीं किया, परफॉर्मेंस में बैक हुए। और खैर काफी सारी जो है हमारी अब जो वीडियो देख रहे होंगे शायद उनको नहीं पता होगा हम शोएब अख्तर ने कैसे कमबैक किया, शाहिद अफरीदी, तो मैं आपको अभी की मिसाल देता हूँ हसन अली, जिन्होंने बड़ा ही स्ट्रांगली जो है कमबैक किया, तगड़ा कमबैक किया, हालांकि 2022 में भी इन्होंने कमबैक किया था, और वो भी बड़ा तगड़ा किया था, लेकिन फिर उनके डाउनफॉल आ गया, तो फिर उसके बाद अब अगेन जो है इन्होंने कमबैक किया, पीएसएल में भी अच्छी परफॉर्मेंसेस, और उसके अलावा पहले मैच में फाइफर 5 विकेट्स ली उन्होंने, ये चलता रहता है। बात यह है कि परफॉर्मेंस बेस्ड अगर आप कमबैक करते हैं ना, अपना आप अपनी जुबान से नहीं अपनी परफॉर्मेंस से अगर आप बताते हैं ना कि भाई मैं कुछ हूँ, तो फिर मजा आता है। दूसरा मजल एक पॉजिटिव चीज मुझे ये नजर आई कि माइक हैसन ने ये नहीं देखा कि यार कौन सा प्लेयर छोटा है कौन सा बड़ा है, उन्होंने अपने अकॉर्डिंग जो उनको टैलेंटेड प्लेयर लगते हैं उन्होंने सबसे मुलाकात की, सबको प्रैक्टिस सेशन में बुलाया, उनसे बातचीत की, उन्होंने बाबर आजम से डिस्कस किया कि भाई क्या रीजन है जिसकी वजह से उनकी परफॉर्मेंसेज नहीं आ रही, या क्या रीजन है कि जिस वजह से वो एक लंबी इनिंग्स नहीं डिलीवर कर पा रहे।
उस चीज़ के ऊपर वर्किंग की उन्होंने। अब्दुल्ला शफीक के साथ बातचीत की, प्रैक्टिस की, इमामुल हक के साथ। हालांकि इमामुल हक को बहुत से लोग कहते हैं कि पर्ची पर्ची पर्ची, लेकिन मैं इस ODI चीज़ का को तो बहुत हाँ, अच्छा मैं है, इस ODI नहीं का। टेस्ट में भी अगर आप उनके रिकॉर्ड्स देखें तो मुझे नहीं लगता कि वो किसी एंगल से पर्ची है, वो टैलेंट बेस्ड प्लेयर है। ऐसे ही है। पता नहीं लोग क्यों उनको पर्ची पर्ची कहते हैं। दूसरा, फिर उन्होंने और काफी ज्यादा जो प्लेयर्स के साथ डिस्कशन की, मुलाकात की। एक बात क्लियर है कि माइक हैसन किसी भी किस्म का ना एक किसी का फेवरिज्म टीम सिलेक्शन में नहीं देखेंगे। अच्छा, बात एक ये भी है, आप बात कर रहे हैं तो काफी सारे लोगों का ये होगा कि शायद यार इनका इन फ्यूचर जो है बाबर या रिजवान ये शायद कम बैक ना कर पाए। बाबर और रिजवान का बिलाल भाई अभी वो उस लेवल के कॉन्फिडेंस के बंदे नहीं है जिसके होता है कि यार हमें भी यकीन हो कि यार ये थोड़े तगड़े बंदे हैं, थोड़ा सा ये कम बैक कर पाए। शाहीन जो है, शाहीन माइंडसेट के हिसाब से बड़ा अच्छा है और वाइट बॉल जो है वो बहुत अच्छी उसने PSL में दिखाया भी है अपना एग्रेशन दिखाया। बाबर आजम भी अच्छा खेले हैं, उन्होंने एक सेंचुरी भी की है और एक सेंचुरी के पास जो है उन्होंने अच्छा खेले हैं। लेकिन यह है कि बाबर आजम को अभी भी बहुत ज्यादा जरूरत है कि मॉडर्न डे पे क्रिकेट खेलने पे ना इनको प्रैक्टिस की जरूरत है। लेकिन आप देखेंगे आने वाले दिनों में शाहीन का बहुत तगड़ा कमबैक होगा, ये मैं आपको बता हाँ, शाहीन कर सकता है क्योंकि शाहीन जो है वो सबको पता है का बंदा है वो। तो ये पठान है ना। हाँ, पठान है। फिर एक ये हमारा जो है बैटिंग ऑनर जो है, आपको भी पता है कि जो जितना न्यू टैलेंट है। अब माइक हैसन की बातों से बिलाल भाई मुझे तो साफ साफ ये पता चल रहा है कि वो पुराने लड़कों के साथ नहीं जाना चाह रहे, और उनके माइंड में चाहे वो छोटे नाम है चाहे बड़े नाम है, उन्होंने सबको फर्क किया। उन्होंने और भी क्लियर कर दिया है, या हमें कह लें हमें बातों से आइडिया हो गया कि T20 वर्ल्ड कप में उनकी लिस्ट में बाबर और रिजवान नहीं है। T20 जो वर्ल्ड कप होने जा रहा है, ये तो अब पता चलेगा आने वाले वक्त पे। बातों से जो आइडिया आइडिया हुआ कि हमें नहीं नजर आता कि उनकी T20 की जो टीम है वर्ल्ड कप की, उसमें कहीं बाबर और रिजवान की जगह। और हमारी एक तो ये बात भी आपने बात ठीक ही है, और हमारी जो बॉलिंग स्ट्रेंथ है वो भी इस टाइम बड़ी ही डाउनफॉल चल रही है। आप लोगों ने भी देखा होगा कि जहां 18 गेंदों पे अगर 50 स्कोर भी चाहिए तो हारिस रऊफ और शाहीन शाह अफरीदी ने इन्होंने दिया भी है, 50 12 बॉलों पे भी दिया है। 12 बॉलों पे और 17 16 गेंदों में भी इन्होंने 50-60 स्कोर दिया हुआ है। तो हमारा ये आलम है कि बॉलिंग का, कि बॉलिंग भी जो है हमारी डेड चल रही है। नसीम शाह आपको जैसे बताया, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ तो ऐसा बॉलर है कि कभी कभी बिलाल भाई उसका ये होता है कि हम कह रहे होते हैं कि यार नहीं यार इधर छिक्का खाएगा, वो अनएक्सपेक्टेड बॉल फेंक देता है कि यार बीट कर देता है। तो हारिस रऊफ हमारा एक ऐसा बॉलर है कि जहां पे आपको लग रहा होगा ना कि यार छक्का नहीं पड़ सकता, वो वहां पे खा लेगा। और जहां पे आपको लग रहा है कि यार ये कंफर्म छक्का है, वहां पे वो विकेट ले लेगा। हाँ ऐसे। लेकिन ये हमारे दो बॉलर ऐसे हैं कि यार ये जो है ना, इन्होंने 50 स्कोर भी खाया कि अब जो है अवाम को ये भी पता चल गया कि यार 18 स्कोर पे सम टाइम होता है कि कहते हैं कि यार नहीं होना यार, कितने होना है यार 18। लेकिन पाकिस्तानी जो बॉलर है, पाकिस्तानी बॉलिंग भी जो है 1-2 साल हो गए हैं, वो भी बड़ी डेड जा रही है। ओवरऑल टीम ही डेड जा रही थी, बिल्कुल ऐसे ही। अब एक चलो कॉन्फिडेंस आया बांग्लादेश के अगेंस्ट, और दूसरा मुझे कुछ पॉजिटिव चीजें नजर आई हैं माइक हैसन के आने के बाद। चीजें कुछ क्लियर हुई है, कुछ नजर आ रहा है कि यार माइक हैसन कुछ करना चाहते हैं टीम को लेके। नहीं करेंगे, जाहिर सी बात है, नहीं नजर भी आना चाहिए, कोच है। हाँ ऐसे ही नजर आया उनकी जिस तरह से उन्होंने प्लेयर्स को डील किया है, बुलाया सारे प्लेयर्स को। ये तो बिलाल भाई मजीद आगे और जो है आवाम को पता चलेगा जब ये बैठेंगे, जब इनकी बैटिंग देखें। मजे की बात है ये आए भी तब है जब PSL होगा। PSL में बड़े बड़े न्यू हीरे भी निकलेंगे, वो भी आपको पता है कि कौन कौन परफॉर्मेंस कर रहा है। मतलब आपकी बात, एक और बात बताना चलूं कि जो पाकिस्तानी टीम सिलेक्शन थी, सिलेक्शन कमेटी थी जो, वो भी तीनों जो पहले पुराने थे उन सब तीनों को फारिग कर दिया गया है, सुनने में ये आ रहा है। और नए जो उनकी जगह एक ही बंदा आएगा टीम सिलेक्टर, और उसमें बहुत तगड़ा नाम जो अभी तक सुनने में सामने आ रहा है वो है सरफराज अहमद, जो हमारे पुराने विकेट कीपर कैप्टन थे। हाँ, तो उनका नाम बड़ा तगड़ा। इसके बारे में भी कल इंशाल्लाह हम डिटेल वीडियो बनाएंगे एनालिसिस के साथ। अभी जो है हमने तो ये कहा कि अपनी आवाम को जो है ये बात बताएं, तो कल तो जब हम ये वीडियो अपलोड होगी तो पाकिस्तानियों की तो ईद हो रही होगी, तो एडवांस ईद मुबारक, एडवांस उनको ईद मुबारक। और जो है हमारे जो बाहर के भाई हैं UK, USA, दुबई, गल्फ कंट्री में, तो उनकी तो आज ईद है, उनको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। तो खैर सब लोग अपना ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाजमी चैनल सब्सक्राइब करें और हमें इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।